everyone and welcome back on my YouTube channel once again. And today we are going to study about frame of reference. And to make you understand the frame of reference, I take a toy. I have a toy, and if I move this toy in my left side, then but in your camera you will see that, या फिर we can say that you will observe it in your right direction. तो यहाँ पे एक confusion create हो गया कि अगर मैं अपने अकॉर्डिंग देखती हूँ तो ये मेरी लेफ्ट साइड की तरफ मूव कर रही है, और अगर आप कैमरे में देखोगे तो ये राइट साइड की तरफ दिखाई देगी आपको। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें एक डायग्राम बनाना पड़ता है कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है हमारा, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है आपका एक, फिर हमने पीछे भी पढ़ा था पोजीशन को शो करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया था। तो हमारे बहुत सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, वो यूज़ किस लिए होते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम स्पेशली मोशन के लिए यूज करते हैं। तो इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम का डायग्राम आपके सामने ये रहा। इसमें इस डायग्राम में ये आपकी एक्स साइड मान ली, ये हमने वाई और ये जेड मान ली, और बीच में आपका हो गया ओरिजिन। इस ओरिजिन से ही हम किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। मान लो अगर इस टॉय को हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है या फिर साइड आगे की तरफ है या फिर जेड डायरेक्शन की तरफ नीचे की तरफ है, ये हमें पता चल जाएगा अगर इसको रेफरेंस मान लेते हैं हम किसी भी ओरिजिन में रख के। अगर उसको रेफरेंस मान ले उस पॉइंट को, तो उसकी डायरेक्शन को हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर देख लो, अगर यहाँ पे जैसे मान लिया आपका हाउस है, ठीक है, और यहाँ पे थोड़ी सी दूर आपका प्लेग्राउंड हो गया, प्लेग्राउंड, और थोड़ी सी दूर मान लिया आपका स्कूल हो गया, यहाँ पे आपका स्कूल हो गया। तो इन सब की डायरेक्शन या फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे, डायरेक्शन कैसे पता लगेगा हमें? जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल हमने हाउस को रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मान लिया, जैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर हमने मान लिया हाउस को, तो हम देखेंगे कि प्लेग्राउंड किस डायरेक्शन में है। अकॉर्डिंग टू दिस रेफरेंस we can say that our house the playground is situated at 3 kilometer away in which direction? East direction. So we can say that playground is a 3 kilometer away from our house in a east direction. And if we take example of a school, if we have to calculate the direction of school with respect to the reference point of our house, then we can say that the school is situated at 4.5 kilometer away from our house in which direction? In ईस्ट साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से हम किसी भी चीज़ की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रही है अगर हम ऐसे निकालते हैं। तो वैसे अगर हम निकालेंगे तो हमें कोई डायरेक्शन पता ही नहीं होगी, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अभी यहाँ पे इस टॉय के एग्जांपल में हो गए थे राइट और लेफ्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम में के अगर टाइप की बात करें तो इनर्शियल फ्रेम में हमारी दो तरह की होती है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह की होती है। एक तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है आपकी, एक होती है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है आपका? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, inertial frame of reference में these are the frame of reference in which Newton first law of motion is applicable। इसमें न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ दिया था न्यूटन ने, वो एप्लीकेबल होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। और न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है? अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो वो मूविंग पोजीशन में ही रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि जब तक उस पर कोई भी फोर्स, एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो उसी पोजीशन में रहेगी। जैसे ये पेन हो गया हमारा, ये रेस्ट की पोजीशन में है, तब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, ये रेस्ट में ही रहेगा। जैसे कोई एक्सटर्नल फोर्स हमने लगा दिया तो ये अपनी पोजीशन से हट गया, तो इसे हम कह सकते हैं ये न्यूटन फर्स्ट लॉ यहाँ पे काम कर रहा है।
या फिर कोई भी चीज़ मोशन में है तब तक हम उसको रोकने के लिए फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो मोशन में ही रहेगी। ठीक है। नंबर सेकंड पे आता है आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या आता है आपका? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसमें आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं है, और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपका एप्लीकेबल होता है, बट नॉन इनर्शियल की बात आती है तो वहाँ पे आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। या फिर एक होता है आपका एक्सिलरेटेड एंड अनएक्सिलरेटेड फ्रेम्स। वहाँ पे क्या होता है कि जो एक्सिलरेटेड फ्रेम होती है with respect to earth are non-inertial and unaccelerated frame with respect to earth are inertial। जो आपके एक्सिलरेटेड फ्रेम होती है वो नॉन इनर्शियल होती है, जहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है, और जो अनएक्सिलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है वहाँ पे इनर्शियल यूज़ होता है, जहाँ पे फर्स्ट लॉ न्यूटन का यूज होता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम डिस्टेंस की। Distance. What is distance? Distance, the length of a path covered by an object in a given time interval is known as its path length. For example, अगर मान लिया कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ से उसने मूव करना स्टार्ट किया और वो यहाँ पे आके रुक गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो उसने 100 किलोमीटर कवर किया, तो हम कह सकते हैं द लेंथ, हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसने 100 किलोमीटर तक की को डिस्टेंस को कवर किया, तो उसको हम कह सकते हैं कि इसकी डिस्टेंस है। द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल इज नोन एज पाथ लेंथ, या फिर वी कैन से दैट डिस्टेंस ट्रेवल। इसकी जो SI यूनिट होती है डिस्टेंस की, वो क्या होती है? मीटर। SI यूनिट होती है इसकी मीटर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर हम एग्जांपल से समझे तो क्या होता है, एक अपना होता है डिस्प्लेसमेंट और एक डिस्टेंस। डिस्टेंस जैसे मान लिया हम यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचे, इतनी डिस्टेंस कवर की, तो ये डिस्टेंस अगर हमने ऐसे की, या फिर कोई भी रास्ता अगर मान लो ऐसा है तो यहाँ पे भी ये डिस्टेंस कवर की इसमें इसकी जो होती है, या फिर एक रास्ता होता है जैसे मान लो आपका यहाँ हो गया, यहाँ से ये पॉइंट मान लिया हमने A और इस पॉइंट को मान लिया B। अब बात आती है इसमें डिस्टेंस कौन सी होती है हमारी और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है, डिस्प्लेसमेंट कैसे होती है। यहाँ से मान लो A पॉइंट से B तक यहाँ पे गई डिस्टेंस, ये भी हमारी डिस्टेंस होगी, इतनी डिस्टेंस कवर की। अगर हमने जिग जैग जैसे पाथ हो गया ये हमारा, अगर यहाँ से हमने इसको कवर किया है किसी भी रास्ते को, तो A से B तक हमारी डिस्टेंस ही होगी, और अगर हमने सर्कुलर वे में अगर क्रॉस किया है तो ये भी हमारी डिस्टेंस ही होगी। और अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? Change in position of an object from its initial path to final। जो हमारा फाइनल, इनिशियल से फाइनल तक जो भी मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर की जाती है वो हमारी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। जैसे A से B लेकर B तक, यहाँ पे बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है इन तीनों में से? ये बीच वाली, तो बीच वाली क्या होगी हमारी? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज अ shortest distance। What is displacement? Is shortest distance between final and initial position, या फिर point, we can say that। So our distance, तो अगर बात करें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है इसमें? क्योंकि डिस्टेंस में जो लेंथ होती है उसकी पाथ की, वही हमारी डिस्टेंस कहलाती है। जैसे इसकी हमने मान लिया इसकी लेंथ, इसकी जितनी भी लेंथ है सारी बिल्कुल क्लियर
होती है जो उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। इसकी पूरी जो भी लेंथ होती है इस पाथ की, चाहे वो ज़्यादा हो या कम हो, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन इनिशियल एंड अ फाइनल पॉइंट या फिर पोजिशन। वो बिल्कुल छोटी से छोटी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट में हमें लेनी होती है फाइनल और हमारे इनिशियल पॉइंट से लेकर। ठीक है, अगर सेकंड पॉइंट अगर डिफरेंस हम निकालें तो इसमें ये स्केलर क्वांटिटी होती है हमारी डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में पोजीशन चेंज होती है तो उसमें डायरेक्शन भी उसकी चेंज हो जाती है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट इज आवर वेक्टर क्वांटिटी and distance is scalar quantity, and the distance covered by an object for some times interval can't be zero। अगर डिस्टेंस हमने किसी भी डिस्टेंस कवर की किसी भी पाथ की, चाहे वो जिगजैग मोशन में हो, सर्कुलर में हो, चाहे जैसा भी, अगर हमने डिस्टेंस कवर की है तो चाहे वो थोड़े से टाइम के लिए ही की हो तो वहाँ पे वो जीरो नहीं हो सकती है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होती है हमारी जीरो हो सकती है, क्योंकि मान लो हम कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक गई और फिर बी पॉइंट से लेकर ए पॉइंट पर वापस आ गए, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट में जो पोजीशन थी उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। तो इसलिए हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी ज़ीरो। अगर हम बात करें डिस्टेंस की तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस जितनी भी ट्रैवल की जाएगी वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। जैसे हमने बताया, अगर हम एक पॉइंट ए पॉइंट से बी तक जाते हैं और वापस बी से अगर ए पर आ जाते हैं तो वहाँ पे उसकी जीरो हो जाती है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो यहाँ पे एक बात नोट करने की है कि डिस्टेंस हमारी ऑलवेज पॉजिटिव होती है और जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी हो सकती है और आपकी जीरो भी हो सकती है। ठीक है, अगर बात करें हम यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन की, एक होती है आपकी यूनिफॉर्म मोशन और एक होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, इसमें in which a body is said to be in a uniform motion if it travel a distance equal distance in a equal interval of time along a straight path, या फिर we can say that the uniform motion वो होती है जिसमें ये जो इक्वल इंटरवल में इक्वल टाइम के साथ ट्रैवल करे। जैसे मान लिया कोई भी आप कार ले लो, कार का एग्जाम्पल मान लो, यहाँ से चली आपकी 5 मीटर और इसने टाइम लिया यहाँ तक पहुँचने में, इसने टाइम कितना लिया 5 सेकंड, आपकी 5 सेकंड। और फिर इसने 10 मीटर तक चली है आगे तक, यहाँ पे फिर से 5 मीटर और टाइम फिर से इसने 5 सेकंड लिया। तो हम कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन में है या फिर कांस्टेंट है, इसकी स्पीड है जो कांस्टेंट है। ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रैवल इन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो इफ़ अ बॉडी इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट ट्रैवल इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे इक्वल डिस्प्लेसमेंट तो करेगी, कवर करेगी, बट टाइम इंटरवल होगा वो आपका अनइक्वल हो जाएगा और यूनिफॉर्म में इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म का। व्हाट इज़ द नॉन यूनिफॉर्म मोशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, जैसे मान लिया यहाँ से चली एक कार और उसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर की, कितने 5 सेकंड में ही मान लो आप 5 सेकंड में की, और फिर उसने 5 किलोमीटर फिर से दोबारा से कवर किया, बट यहाँ पे उसने टाइम लिया आपका 10 सेकंड। तो ये होगी आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो मीन्स की जिसकी मोशन में एक यूनिफॉर्म वे में यूनिफॉर्मिलिटी ना हो, जो भी मतलब टाइम इंटरवल अलग अलग हैं बट डिस्टेंस सेम है यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म में सॉरी।
यूनिफॉर्म मोशन तो क्या होती है, इसमें टाइम के साथ टाइम भी सेम होता है और स्पीड जो कवर की जाती है डिस्टेंस वो भी सेम होती है। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म में जो इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो बट टाइम इंटरवल हो वो इन अनइक्वल हो जाता है इसमें आपका, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा क्लियर हो गया, डिस्टेंस क्लियर हो गई और डिस्प्लेसमेंट क्लियर हो गई। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे. I hope you'll understand it very well. So thank you.